हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम इन लाइफ। क्या अमीर बनना आपका सपना है? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? क्या आप चाहते हैं कि आप मिलियंस और बिलियंस में पैसे कमाएं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह किताब आपको सिखाएगी कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसों की कद्र कैसे की जाती है। और यह किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिटन बाय मॉर्गन होसल। और अगर मैं इस किताब को पढ़ने वाले लोगों की बात करूं तो यह किताब हर किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है तो यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है इस किताब को पढ़ने के बाद आपके सोचने का तरीका बदल जाए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यह किताब आपको अमीर बनने का पूरा रास्ता क्लियर कर देगी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आपको लाखों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, तो आप क्या चुनोगे? अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको रेपुटेशन और फ्रीडम के बीच में किसी एक को चुनना है तो आपका जवाब क्या होगा? कई सारे लोग अपने आप में इसी तरह के सवाल पूछते रहते हैं कि काश मेरे पास एक बंगला होता, काश मेरे पास इतने ज्यादा पैसे होते, काश मैं जितना कमा रहा हूँ यह मेरे लिए काफी होता। अगर आपका भी हाल कुछ ऐसा है तो आप भी इस तरह के सवालों से परेशान रहते हैं। आपके इन सवालों का जवाब इस बुक में लिखा हुआ है। ऑथर बताते हैं कि जब वह अपने कॉलेज में थे तो वह पैसे इकट्ठा करने के लिए वेटर की जॉब किया करते थे। वह जिस जगह पर जाकर काम करते थे वह लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल्स में से एक था। एक दिन जब ऑथर अपनी जॉब पर थे तो उनकी नजर एक 20-21 साल के मिलीनियर लड़के पर गई। वह मिलीनियर लड़का काफी स्मार्ट था और टेक्नोलॉजी में अच्छी पकड़ होने की वजह से उसके लड़के ने एक वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए काफी अच्छे पैसे उसे मिलते थे। इसी के साथ उसने कई सारे स्टार्टअप शुरू किए थे और कुछ समय बाद उन स्टार्टअप को भी उन्होंने अच्छे प्राइस पर बेच दिया। लेकिन फिर भी वह मनी मैनेजमेंट को कुछ अच्छा खासा नहीं सीख पाया, क्योंकि उस लड़के ने अपने पैसे की नुमाइश करने की आदत बना ली थी। वह जहां जहां पर भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता और शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने के लिए एक गार्ड को बुलाया और उसे नोटों की गड्डी से कुछ पैसे निकालकर सामने वाली दुकान पर जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड जब दुकान पर पहुंचा तब दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिए। अब आप सोचिए कि यंग मिलीनियर ने उन सोने के सिक्के का क्या किया होगा। शायद आप में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि यंग मिलीनियर ने गोल्ड कॉइन्स को संभाल कर रखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस लड़के ने गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में फेंक दिया और इस काम से उसके दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। वह लड़का समुद्र में इस तरह सिक्के फेंक रहा था जैसे बच्चे तालाब में पत्थर फेंकते हैं। इस घटना के बाद वह मिलीनियर लड़का फिर से होटल गया। तब वह होटल के लैंप से टकरा गया, जिसकी वजह से लैंप टूट गया। लैंप टूट जाने की वजह से होटल मैनेजर ने उस लड़के को 500 का खर्च बताया। क्या लड़के ने तमाशा कर दिया और अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए 5000 मैनेजर के मुंह पे मारे और बोला दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। अगर आप अब भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह कहानी सच है? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? तो मैं आपको बताता चलूं, यह कहानी बिल्कुल सच है। और इस कहानी के अंत में यंग बिलीनियर, जिसे पहले तो पैसे का बहुत घमंड था लेकिन बाद में उसके साथ बहुत बुरा होता है, वह लड़का पैसे के नशे में अपना सारा पैसा खो देता है और अंत में उसका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि कुछ ही सालों में उतने जितने उसने पैसे कमाए थे वह सारे पैसे बेकार चीजों में उड़ा देता है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वह दोस्त जो पहले उसके साथ पैसे बर्बाद करने में मजे कर रहे थे उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की कई अच्छी कहानियां आपको बुक में आगे जाने पर मिल जाएगी, जो यह बताती है कि मनी एक ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है जिसे लेकर आप घमंड दिखाए, बल्कि पैसा तो एक ऐसी चीज है कि जो आपको कई चीजों को करने में मदद करता है। आसान भाषा में कहे तो पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं बल्कि एक टूल है जिसका उपयोग करके हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इस किताब का दूसरा चैप्टर हमें सिखाता है कि जब आपको दौलत मिलती है तब आप और लालची होते चले जाते हैं। एक बार जब आदमी पैसे कमाना शुरू कर देता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसे कहाँ रुकना चाहिए। मतलब एक बार वह पैसे कमाने शुरू कर देता है तो उसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाता। यह है जरूरी है कि आप खुद से यह सवाल पूछे कि आखिर आपको कितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसे की कोई हद नहीं होती। और पैसे कमाने के चक्कर में कई बार लोग खुद को अपने आसपास के लोगों से पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें अंत में अफसोस करना पड़ता है। साथ ही ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल स्किल्स एक बहुत ही मुश्किल स्किल है। मतलब पैसे कमाना सीखने के बाद खुद को पैसे कमाने से रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादा पैसे की वजह से आपके पास ज्यादा
और ज्यादा फेम आता है और यह चीज आपको सेटिस्फाइड करने की जगह आपके अंदर एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षी भावना पैदा कर देती है। जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तो दूसरी चीजें हमारे सामने आती है, वह है कंपैरिजन। मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद भी लोग अपने पैसे से कभी संतुष्ट नहीं होते, वह अपने पैसों की तुलना दूसरों की कमाई से करने लगते हैं। जब किसी फुटबॉलर की टोटल नेटवर्थ $5 मिलियन है तो इतनी अच्छी नेटवर्थ के बनाने के बाद भी वह अपना कंपैरिजन दुनिया के सबसे अमीर आदमी से करने लगता है और उसी की तरह पैसे कमाने के पीछे भागने लगता है। यह सिर्फ उस आदमी की प्रॉब्लम नहीं बल्कि यह प्रॉब्लम आजकल लगभग सभी की है कि जो इंसान 1,000 रुपए कमाता है वह चाहता है कि वह 1 लाख कमाए, जो 1 लाख कमाता है वह चाहता है कि 1 करोड़ कमाए। ये सोशल कंपैरिजन की दीवार हर जगह देखने को मिलती है, चाहे फिर वह बड़ी सोसाइटी हो या फिर छोटे पैसे का खेल। हर जगह बस यही चीज देखने को मिलती है। इसलिए ऑथर कहना चाहते हैं कि आप पैसे के खेल में जीतना चाहते हैं तो आपको इस कंपैरिजन से ऊपर उठकर सोचना होगा और पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा। ऑथर यह भी बताते हैं कि पैसा कमाना एक बहुत ही अच्छी चीज है और लोगों को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसे और फेम से भी ज्यादा जरूरी चीज है कि वो रेपुटेशन कमाए। रेपुटेशन बहुत जरूरी होती है। रेपुटेशन के साथ फ्रीडम, प्यार, दोस्ती, परिवार, यह सारी चीजें भी जरूरी होती है और पैसे से भी ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप खुद को एनफ कहना है। आपने यह चीज नोटिस की होगी कि एक फील्ड में अगर कुछ चीज सीखते हैं तो आपका दूसरे फील्ड में भी काम आता है। क्या आपको पता है आइस एज क्यों आता है? 19वीं शताब्दी पूरी होने के बाद साइंटिस्ट सच में आइस एज आया था। धरती पर आइस एज का सबूत लोगों की नजर के इतने सामने था कि उसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आइस एज आने और हमारे दुनिया के फिर से अपने पुरानी फॉर्म में लौटने के पीछे कई हजारों साल का समय लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारी धरती पर रोजाना नए नए बदलाव होते गए और यह बदलाव होते होते इतने ज्यादा बढ़ गए कि अंत में आइस एज का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया और हमारी धरती बिल्कुल पहले जैसे हो गई। कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी कुछ ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए आपने अपनी एनुअल सैलरी को 10% इंडेक्स फंड पर जमा कर दिया और अगले साल आपके पास आपकी सैलरी के 10% के साथ साथ उस 10% का भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा करते हुए मान लीजिए आप साल 2030 तक अपने पैसे जमा करते चले गए। जैसे जैसे आप इन पैसों को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से अगर आप लगातार पैसे जमा करते रहेंगे तो आप कुछ ही समय बाद अमीर जरूर बन जाएंगे। क्या आप यह बात पता है कि जब वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल के थे उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करना तब किया था। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद वॉरेन बफेट ने बार बार पैसे को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की बल्कि लंबे समय तक अपने पैसे को बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। वॉरेन बफेट ने कई सालों तक अपने पैसे को बढ़ने दिया जिसकी वजह से वह जब 89 ईयर्स के हुए तब उनके पास $84.5 बिलियन जमा हो गए। यह उनके डिसिप्लिन और इतने सालों के कंपाउंडिंग का ही नतीजा था। वॉरेन बफेट ने अपने 90 जन्मदिन के समय इतने पैसे कमाए थे। इस चीज को और बेहतर समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2+2+2 को जोड़ने के लिए बोलूं तो आपका जवाब होगा कि यह 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 2×2×2×2 करते रहे तो आपका जवाब होगा 64। देखिए आपने जोड़ने और मल्टीप्लाई करने में क्या डिफरेंस मिल रहा है। मल्टीप्लाई जोड़ने से हमेशा बेहतर होता है। यही इफेक्ट कंपाउंडिंग इफेक्ट में होता है। हमने छोटा सा एग्जांपल दिया लेकिन अगर आप बार बार इसे बड़े स्केल पर देखें तो आप सोच पाएंगे कि यह कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अमीर होने और अमीर रहने के बीच क्या फर्क होता है? अमीर बनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं अगर आप कोई काम करके अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल काम है। जैसे सक्सेसफुल होने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं वैसे ही पैसे कमाने और अमीर बनने के भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह सफल होने के बाद अपनी सक्सेस को बनाए रखना मुश्किल होता है उसी तरह पैसे कमाने के बाद अमीर बने रहना भी एक मुश्किल काम है। पैसे कमाने के बाद अपने पैसे को बनाए रखने के लिए यह सीक्रेट आपको एक एक्सेप्ट करना होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए सेम नहीं रहती। अगर कोई चीज आज भी आपके पास है तो यह जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपके पास ही रहेगी। ठीक वैसे ही अगर कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो यह जरूरी नहीं कि वह फ्यूचर में भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। यह बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक सेंट्रल थीम, एक सेंट्रल आइडिया है कि हम
ज्यादातर अपने डिसीजन इमोशनल होकर लेते हैं और रेशनैलिटी का कंटेंट हमारे डिसीजन में महज 5% होता है। हमें अपने डिसीजन इमोशनल न होकर अपने इकोनॉमिक डिसीजन रेशनली लेने चाहिए, तो हम जीवन में बेहतर समय क्रिएट करेंगे अपने और अपने परिवार, आने वाले अपनी जनरेशन के लिए, और जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।